ऐसे ही का नाम ये कमोदवार है, कैसा ही रंग रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के शो की सबसे बड़ी खबर जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। शुभम, मनी सेंट्रल के सारे दर्शकों का स्वागत है और आपका भी स्वागत है। सप्ताह के इस आखिरी मनी सेंट्रल में हम आज LIC पर बात करेंगे और इंश्योरेंस पर बात करेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण चर्चा पत्र या प्रस्ताव रखा है जिसका असर पूरे इंश्योरेंस कारोबार पर पड़ेगा, हमारे आपके इंश्योरेंस भुगतान पर पड़ेगा। ये क्या विषय है, क्या कहा है भारत के बीमा नियामक ने और इसके क्या प्रावधान होंगे, क्या असर होंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी कई ज़रूरी खबरें हैं देश और विदेश से जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। और कौन सी खबरें हैं, कौन से मुद्दे हैं आज मनी सेंट्रल का हिस्सा जो बने, उसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी मॉनसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू। जाते जाते कैसा मॉनसून, कैसी फूड इकोनॉमी छोड़ जाता है, क्या फसलों पर असर छोड़ जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। स्टील कंपनियों पे तिहरी मार, देश में बढ़ रही कर्ज की मांग, शेयर बाजार में हो रहा बड़ा बदलाव, बदलने वाला है बीमा पॉलिसी पर कमीशन का स्ट्रक्चर, और कौन कर रहा पाकिस्तान की मदद, इन सब पर आज चर्चा होगी मनी सेंट्रल में। लेकिन मनी सेंट्रल शुरू करूं, पहली खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको एक शो के बारे में बताता हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा घर है जो खाली पड़ा है? आप जिस घर में रहते होंगे, इसके अलावा अगर आप दूसरे या तीसरे घर के मालिक हैं तो हो सकता है आपका कोई घर खाली पड़ा हो। क्या आप जानते हैं कि वो खाली पड़ा घर आपके घर टैक्स नोटिस भेज सकता है? जी हाँ, खाली पड़े घर पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। किस स्थिति में बनती है? एक घर पर बनती है, दो घरों पर बनती है, एक शहर में अगर वो घर है तब बनती है, या आप अलग शहर में रहते हो दूसरे शहर में आपने मकान खरीद रखा है तब बनती है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा बुरा ना मानो टैक्स है के ताजा एपिसोड में, ताजा शो में। इस शो को देखना ना भूलें, मनी 9 का ऐप तत्काल डाउनलोड करें और ये शो आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा जिसका नाम है बुरा ना मानो टैक्स है। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे खाली पड़ा घर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल सकता है, बना सकता है। अब आज पहली खबर। मॉनसून सीजन खत्म होने में लगभग 1 महीना बचा है और मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते से देश भर के कई हिस्सों से मॉनसून की वापसी शुरू हो जाएगी। अब तक बीते मॉनसून सीजन के दौरान औसत बरसात को देखें तो सामान्य के मुकाबले 9% ज़्यादा बरसात हुई है। लेकिन वही कहानी, बरसात का संतुलन बहुत खराब रहा है। खरीफ फसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण कई राज्यों में या तो सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है या सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सर, मॉनसून का ये सीजन अगर आप देखें फूड इकोनॉमी के हिसाब से, फसलों के हिसाब से कैसी निशानी छोड़ जा रहा है? इस बार का मानसून मौसम, बारिश का मौसम, हमने जैसा शुरुआत में भी कहा था कि इस बार के मानसून मौसम की जो रीजनल रेनफॉल है और अस्थिरता है वो पिछले कई मानसून के सीज़न के मौसम की तुलना में काफ़ी अजीबोगरीब है और जिसका असर हमें पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया है। मोटी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम बाद में आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं, वो दिखता है कि देश के एक बड़े हिस्से में सूखा और एक देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ है। खासतौर पर कई सारे इलाके जिनमें आमतौर पर हमने बाढ़ पिछले सालों में नहीं देखी थी, वहाँ भी गुजरात और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में, राजस्थान में रिपीट बाढ़ की समस्या हमने देखी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति, मध्य प्रदेश में जहां पर पहले चरण में हमने सूखा देखा पर दूसरे चरण में हमने बाढ़ देखी। तो मानसून का इतना वोलेटाइल होना, इतना अस्थिर होना, ये लगभग वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि मानसून के पहले पूर्वानुमान हमें बता रहे थे। अब हम आंकड़ों के भीतर जाते हैं जहां से हम खाद्य अर्थव्यवस्था पर इसके असर को समझ सकते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे उत्तर प्रदेश और मणिपुर यहाँ करीब 44% का डेफिसिट है रेनफॉल में। बिहार 41% डेफिसिट के साथ है, दिल्ली 28% है, त्रिपुरा और झारखंड 26% डेफिसिट के साथ है। यानी वो प्रमुख राज्य जहां सामान्य से 20% से ज़्यादा बारिश हुई है, वो धान की दृष्टि से और खेती की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं। यानी खाद्य अर्थव्यवस्था को जो आपूर्ति मिलनी थी फसलों से, वो इस बार इन राज्यों से नहीं मिलेगी। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पहले शुरुआत में बुआई अच्छी हुई लेकिन बाद में बाढ़ ने खड़ी फसलों को तबाह किया है या बाढ़ के कारण वहां पर असर पड़ा है। और इसीलिए इस साल के आंकड़े हम लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि इस बार खरीफ के
के सोइंग के आंकड़े भी कम है, और उसमें भी खासतौर पर पैडी यानी धान और दलहन इनकी बुवाई पिछले साल से कम रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों में धान की बुवाई पिछले साल से कम हुई है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ा संकट बन के सामने आ सकता है, क्योंकि गेहूं पर हम पहले से देख रहे हैं संघर्ष कर रही है सरकार, संघर्ष कर रहे हैं हम सब, और चावल में भी ऐसी स्थिति बनती दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट आज है स्टील सेक्टर पे। सरकार ने एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई, इसका स्टील कंपनियों पर तिहरा असर पड़ा। कौन से असर पड़े, क्या असर हुआ, देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। स्टील निर्यात पर टैक्स का फैसला पूरी स्टील इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा है। इस फैसले से देश के स्टील उद्योग पर तिहरी मार पड़ी है। एक तरफ कीमतें घटने से मुनाफे पर चोट पड़ी है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट छिनता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू मार्केट में इंपोर्ट बढ़ गया है। स्टील मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान तैयार स्टील के इंपोर्ट में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने मई में ही स्टील निर्यात पर टैक्स बढ़ाया था और निर्यात पर टैक्स की वजह से इस साल देश से स्टील के निर्यात में लगभग 50% की गिरावट आई है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से सिर्फ 25.70 लाख टन तैयार स्टील का एक्सपोर्ट हो पाया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 50 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो गया था। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल स्टील एक्सपोर्ट 35 से 40% घटकर 100 से 120 लाख टन पर रुक जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत से स्टील निर्यात में आई कमी का फायदा दुनिया के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर चीन को मिल रहा है। जुलाई के दौरान ही चीन से स्टील निर्यात 17% से ज्यादा बढ़ा है और 66 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। भारत के स्टील एक्सपोर्ट मार्केट को चीन धीरे धीरे कब्जाने में लगा हुआ है और यही चिंता इंडस्ट्री को सता रही है। ऊपर से घरेलू मार्केट में भाव घटने से मुनाफे पर पड़ा असर अलग से। मई से तुलना की जाए तो भाव लगभग 14% कम हुआ है। मई में 25 mm के TMT बार के लिए 4,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे और अब भाव 3500 रुपए के करीब है। स्टील निर्यात पर टैक्स से सिर्फ इंडस्ट्री परेशान नहीं है, बल्कि सरकार के खजाने पर भी इसका असर पड़ रहा है। निर्यात बढ़ने से सरकार को डॉलर की कमाई हो रही थी और चालू खाते का घाटा काबू में था, लेकिन टैक्स लगने की वजह से निर्यात में आई गिरावट से डॉलर आने कम हुए हैं और व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। जुलाई के दौरान वस्तु व्यापार घाटा 30 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इस वजह से घरेलू करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। हो सकता है रुपए को सहारा देने तथा व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार स्टील निर्यात पर ड्यूटी हटाने पर विचार करे, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर से स्टील के महंगा होने की आशंका बढ़ जाएगी और महंगाई से लड़ रही सरकार के लिए ये एक और बड़ी चुनौती होगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। एजेंसी का कहना है कि इस साल के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकवर होकर 600 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार 570 अरब डॉलर के करीब है। S&P ने 2022-23 के दौरान भारत में महंगाई के अनुमान में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और पूरे वित्त वर्ष के दौरान औसत महंगाई 6.8% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि RBI का जो सहनीय स्तर है 6%, उससे ऊपर रहेगी औसत महंगाई पूरे साल। ये इंपॉर्टेंट बात है। रिजर्व बैंक का अनुमान 6.7% का है, यानी कि रिजर्व बैंक खुद भी ये मान रहा है कि महंगाई सहनीय स्तर से ऊपर ही रहेगी। S&P का कहना है कि 2022-23 के दौरान भारत की GDP ग्रोथ 7.3% पर रह सकती है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया। पहले भी इतनी उम्मीद थी, अब भी इतनी उम्मीद है। सर, S&P ने रुपए पर भी टिप्पणी की, वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्या टिप्पणी है? S&P के एक अधिकारी का यह बयान है और टिप्पणी है जो आज प्रमुखता से सारी जगह रिपोर्ट हुई है एक कार्यक्रम में। S&P की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। मैं S&P की स्टैंडर्ड एंड पुअर की इस टिप्पणी को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है उसको समझना, इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर
और मूडीज़, ये दो ऐसी एजेंसियां हैं जो किसी भी देश की सावरिन अर्थव्यवस्था की या देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग करती हैं। और फिलहाल मूडीज़ और S&P ने अपने पिछले दिनों में भारत की रेटिंग के बेंचमार्क में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है और लगातार वो निरंतर वहीं उसी स्तर पर है। हालांकि वो रेटिंग नीचे है, सामान्य से खराब है, सामान्य से थोड़ी कमज़ोर है। दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें S&P के प्रमुख अधिकारी के इस बयान में दिखाई देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि S&P ने अपने ग्रोथ के आकलन में बदलाव नहीं किया है। आमतौर पर ज़्यादातर भारत से जुड़े हुए ग्रोथ आकलन जो IMF के 7.4% के आसपास हैं उसी के आसपास आए, बल्कि RBI का आकलन इससे भी कम है इस साल 7.2%। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात S&P ने अपने के अधिकारी ने कही है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगी, यानी इस साल से काफ़ी कम रहेगी। अब सारी चर्चा शुभम इस साल की आर्थिक विकास दर पर नहीं बल्कि अगले साल की आर्थिक विकास दर पर केंद्रित हो रही, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद हम अगले साल की तैयारियों की तरफ जाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि जब ये पूरा का पूरा कोविड का असर और रिकवरी का असर ये सब निकल कर इस साल यानी मार्च 2023 तक समाप्त हो जाएगा और तब भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकलन हमारे सामने शुरू होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। बराबर इस साल की चर्चाओं में लगातार ये समझना जरूरी है कि अगले साल यानी 23-24 की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहने की बात S&P ने भी कही और IMF ने भी कही है। विदेशी मुद्रा भंडार में हमने 8 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में करीब $10 बिलियन की गिरावट देखी है। 580 बिलियन से 570 बिलियन के आसपास की गिरावट आई है। S&P का कहना है कि आने वाले समय में इस विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी इसका भी विस्तृत जानकारी हमारे स्टैंडर्ड पुअर की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई में, कच्चे तेल की महंगाई में, कमोडिटीज़ में कमी होती है और भारत को के आयात के बिल में कुछ कमी होती है तो इसमें गिरावट दिखेगी। रुपए को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात है, S&P ने अपनी इस चर्चा में रुपए का स्तर 80 और 80 के आसपास और उससे ऊपर बताया है। यानी जिस डायरेक्शन में लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आकलन आ रहे हैं उसमें रुपए की कमजोरी और महंगाई के बढ़ते जाने के दो आकलन मौजूद हैं। जो रिजर्व बैंक कह रहा है उसी बात को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी एक तरह से समर्थन दे रही हैं और संकेत दे रही हैं। रुपए को लेकर स्टैंडर्ड एंड पुअर की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने खरीदारी शुरू की है, निवेश शुरू किया है, लेकिन हम रुपए पर दबाव लगातार बनता हुआ देख रहे हैं जिसकी वजह डॉलर की मजबूती है। देश के बैंकों से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग का संकेत है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि जून तिमाही के दौरान बैंकों से कर्ज की मांग 14.2% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून तिमाही में सिर्फ 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी और इस साल जून में पहले मार्च की तिमाही में 10.8% ग्रोथ देखने को मिली। रिजर्व बैंक का कहना है कि कर्ज की मांग किसी एक समूह या क्षेत्र से नहीं बल्कि ग्रामीण, शहरी सहित हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र से दर्ज की गई है। खास बात यह है कि कर्ज की मांग बैंक में हो रहे डिपॉजिट से अधिक है। सर, कर्ज की मांग बढ़ना इकोनॉमी के लिए क्या संकेत है? कर्ज की मांग से दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि एक तो ब्याज दरें बढ़ने से पहले या ब्याज दरों का असर आने से पहले जिन भी सेक्टर्स को कर्ज की ज़रूरत है वो तेज़ी से आगे आ रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। और जो रिकवरी के शुरुआती संकेत हमें दिखाई दिए थे अलग अलग सेक्टर्स से, जिसको पहचानने का एक तरीका ये है कि बाज़ार में कर्ज की डिमांड खासतौर से जो इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर हैं वहाँ से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, संकेत दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा धीमे धीमे पटरी पर आता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, यह एक बड़ा कैविएट है कि क्या ये कर्ज की मांग सस्टेन रह पाएगी जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि हमें ये आंकड़ा पिछली तिमाही का है और उसके बाद से तेज़ी से बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, बल्कि बैंकों ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को आमतौर पर रेपो रेट में कटौती के बाद ब्याज दरें कम करने की प्रक्रिया की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। तो ब्याज दरें अगर बढ़ना तेज़ी से शुरू हो रही हैं तो इसका असर हमें मांग पर दिखाई देगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस आंकड़े में बताई गई है कि बैंकों की जमा रेट से ज़्यादा क्रेडिट की ग्रोथ रेट है, यानी जिसको हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के नाम से जानते हैं। और इसलिए हमने फेस्टिवल सीजन में बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में, जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी देखी और विशेष अभियान भी देखे हैं ताकि वे अगर क्रेडिट की मांग ब्याज दरें बढ़ने के साथ बढ़ती है तो उनके पास जमा की मांग दर भी उतनी ही बनी रहे, क्योंकि ताकि उनके पूरे वित्तीय व्यवस्थाओं का असंतुलन न पैदा हो जाए।
अब बात भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है। जुलाई के दौरान विदेशी निवेशकों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी और अगस्त में गुरुवार तक विदेशी निवेशक 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी भारतीय बाजार के कुछ लिमिटेड शेयर, कुछ दिग्गज कंपनियों में ही ये निवेश आ रहा है। सर, एफआईज की खरीदारी कहाँ हो रही है? अगर हम देखें पूरे बाजार में तो किन सेक्टर्स में, किन शेयरों में हो रही है? एफआईज की वापसी के बाद जो रुख हमारे पास आया है वो रुख ये है कि करीब 46% उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 के आसपास स्टॉक्स में है। भारतीय शेयर बाजार में वैसे भी बड़े स्टॉक्स में ही विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, लेकिन अब ये और फोकस होकर 10 बड़े स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। उसमें HDFC है, उसमें रिलायंस है, उसमें ICICI है, उसमें इन्फोसिस है, उसमें TCS है, उसमें कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है, भारती एयरटेल है, हिंदुस्तान लीवर है। ये आंकड़ा ये बता रहा है कि बाजार के अंदर जो तमाम परिस्थितियां या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम असमंजस हैं, उसके बीच विदेशी निवेशक उन महत्वपूर्ण ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही फोकस कर रहे हैं जहां किसी भी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति में भी बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। इसमें बैंक्स महत्वपूर्ण हैं, कुछ 3 महत्वपूर्ण बैंक हैं, तकनीकी कंपनियां हैं, रिलायंस है और टेलीकॉम है। आमतौर पर ये पैकेज है जिस पैकेज को इन्फ्लेशन के बाद भी शायद इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी की संभावनाओं के बीच भी थोड़ी मजबूती मिल सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें भारत के शेयर बाजार की दृष्टि से में एक बदलाव के तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि भारत में जो विदेशी निवेशक हैं उनकी निवेश का टोटल मूल्य, उनकी जो होल्डिंग्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट की 3 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि इसमें हाल के वर्षों में हाल के महीनों में गिरावट आई है, लेकिन विदेशी निवेशकों के निवेश का मूल्य बढ़ना बाजार में ऊपर के स्तर पर कीमतें बढ़ोतरी और वैल्यूएशन की चिंताओं के बढ़ने का भी सबूत है। क्योंकि चर्चा फिर अब यहाँ से फिर वो नई चर्चा शुरू होगी कि क्या भारत के बाजार ओवर वैल्यूड हैं, भारत के बाजार में वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि क्या उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। यह बहस यहाँ से फिर शुरू होगी। ब्रॉडर मार्केट में हमें उस तरीके की ग्रोथ है, उस तरीके की एक्टिविटी अभी इस समय नहीं दिखाई देती FPIs की तरफ से, जो हमें निफ्टी और निफ्टी के साथ भी चुनिंदा स्टॉक्स में दिखती है। सर, क्या संकेत है ये? अगर हम देखें चुनिंदा शेयरों में केवल एफआईज की खरीदारी, ये ब्रॉडर मार्केट के लिए क्या संकेत है? ब्रॉडर मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत शुभम ये कि विदेशी निवेशक अब उस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो कोविड के दौर से पहले कर रहे थे। और आने वाले समय में हमें विदेशी निवेशकों के निवेश की प्रक्रिया को करीब से देखने की जरूरत होगी। उसकी वजह ये कि विदेशी निवेशक पहले भारतीय बाजार को लीड करते थे, अब वो बाहर निकले और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एक बड़ा हिस्सा लिया, जबकि अभी बीच में हमने बिकवाली देखी। अब जब वापस लौटे हैं विदेशी निवेशक तो वो उन्हीं शेयरों पर दांव लगा रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स को खरीद रहे हैं जो अगले 2-3 साल का जो भारतीय आर्थिक विकास दर का सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से सेफ और महत्वपूर्ण है। जैसे हमने आज बात की कि S&P का कहना है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगी। IMF ने भी कहा है, बाकी आंकलन भी इसके आधार पर आ रहे हैं। अगर इसे हम आधार बनाएं तो विदेशी निवेशक उन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करेंगे, एक जिनके पास बाजार में एकाधिकार है, मोनोपोली है, या जिनके पास अपने सेगमेंट के, अपने सेक्टर के बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसलिए धीमे धीमे हमें आने वाले समय में भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशक और उन्हीं के पीछे पीछे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के खरीदारी के पैटर्न में, शेयरों के चुनाव में बदलाव होता दिखाई देगा, जब तक कि हम एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लौटती नहीं देखते। ये संकेत हमें इससे मिल रहा है। सर, बाजार में एक और बड़ा बदलाव दिख रहा है कि कैश की जगह ऑप्शंस में लोग अब ज़्यादा सौदे कर रहे हैं, उधर रुझान बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ये भी एक चौंकाने वाला ट्रेंड है और इसके पीछे 2 रेगुलेटरी वजह हैं। हाल फिलहाल में ये खबरें आई थी कि जब बाजार में गिरावट आई थी तो उसके बाद कैश सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन 5 साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया था। आज भी इस तरीके की सूचना आई कि भारत के शेयर बाजार में जो डेली कैश वॉल्यूम्स हैं वो 10 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। और इसकी एक वजह लगती है जो लोगों से बात करके समझ में आती है, वो ये कि कैश सेगमेंट में रेगुलेटर ने मार्जिन्स को लेकर सख्ती इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं रह गया और इसलिए हम फ्यूचर ऑप्शंस की तरफ लोगों को जाता देख रहे हैं। बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस में निवेश बेहतर है, अच्छा है, लेकिन वहाँ जोखिम
ज़्यादा हैं और इसलिए हम बार बार अपने मनी सेंट्रल के अलग अलग शो में, चाहे वो स्टॉक सेंट्रल हो या फार्मूला गुरु हो, बार बार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने के तौर तरीके क्या हैं और जोखिम जिन क्षेत्रों में जहाँ वहाँ आप पूरी तैयारी के साथ ही जाएं या कैसे आगे बढ़ें। लेकिन कैश सेगमेंट में टर्नओवर कम होना और फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट की तरफ निवेशकों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि बाजार की रेगुलेटरी प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है और उसका असर सेबी ने कम से कम कैश सेगमेंट को एक तरह से इंसुलेट कर दिया है कि वहाँ कोई बड़ी समस्या आने वाले समय में ना आए, खासतौर से जब बाजार में हम बहुत तेज वॉलेटिलिटी देखते हैं और गिरावट देखते हैं और बाजार एक ही हफ्ते में साइडवेज में दो अलग अलग तरह से मूव करता है, तो हमें सबसे ज़्यादा फिर दरारें या जो प्रेशर पॉइंट वो कैश सेगमेंट होता है। विदेशों में अधिग्रहण के लिए भारतीय कंपनियां एक बार फिर से निवेश बढ़ाने लगी। इस साल अगस्त तक अधिग्रहण के लिए भारतीय कंपनियों ने विदेश में 7.6 अरब डॉलर का निवेश किया, जो 2018 के बाद सबसे अधिक वार्षिक निवेश है। 2021 में सिर्फ 7.4 अरब डॉलर के अधिग्रहण हुए थे। हालांकि 2010 में रिकॉर्ड था 29.1 अरब डॉलर का, तब बड़ा निवेश हुआ था। सर, ये जो निवेश है ये किन देशों में किया जा रहा है, किन सेक्टर्स में किया जा रहा है जो भारत से पूंजी प्रवाह बढ़ा है? भारत से विदेशी निवेश है, भारत से आउटबाउंड विदेशी निवेश जिसको हम कहें कि भारत से निवेश का आउटफ्लो में फिर रिकवरी हमें दिखाई दी और भारत की कंपनियां तेज़ी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण भी कर रही हैं और निवेश भी कर रही हैं। ये जो बदलती परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कई जगह जहां मंदी है वहां अच्छी कीमतों में अधिग्रहण की संभावना बनती दिखाई दे रही। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब हम वापस भारत से विदेशी मुद्रा के बाहरी प्रवाह के लिए और कंपनियों के विस्तार की तरफ देख रहे हैं, जबकि हम आमतौर पर विदेशी निवेश की चर्चा शुभम भारत में आने वाले विदेशी निवेश के संदर्भ में ही करते हैं। भारत से जाने वाले विदेशी निवेश को भी करीब से समझना जरूरी है। आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि जो भारत की आउटबाउंड डील्स हुई हैं सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा जो आउटबाउंड डील हुई है वो हेल्थ केयर सेक्टर में हुई। उनकी संख्या 17 है और करीब 3.5 अरब डॉलर का निवेश भारत से बाहर हेल्थ केयर सेक्टर में गया, जिसमें बायोकॉन की भी एक बड़ी डील थी। यानी भारत की दवा और हेल्थ केयर सेक्टर में लगी हुई कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनियां खरीदी हैं, निवेश लिए है, हिस्सेदारी ली है। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल टेकओवर्स का है, ऐसे में करीब 13 डील्स हुई हैं। हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में नंबर्स ऑफ डील्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, 43 डील्स हुई हैं, पर वैल्यूएशन कम है, करीब 1.3 अरब डॉलर के हैं। और उसके बाद 13 डील्स और करीब 0.2 बिलियन डॉलर के आसपास की डील्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुई हैं। यूके की जगह अब यूएस में भारतीय कंपनियों का निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप डेस्टिनेशन के हिसाब से देखें तो भारतीय कंपनियां यूके में की जगह यूएस में बड़ा निवेश कर रही हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें जो 53.5% ट्रांजेक्शन्स 2022 में अभी तक हुए हैं वो केवल यूएस में निवेश के लिए हुए हैं। ये भारत से बाहर जाने वाले विदेशी निवेश की परिस्थिति है। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI यानी एडा ने इस हफ्ते बीमा एजेंटों के कमीशन को लेकर ड्राफ्ट नोट जारी किया है और उस ड्राफ्ट में एजेंटों के कमीशन की अधिकतम सीमा को 20% रखने का सुझाव दिया। अभी तक कुछ बीमा पॉलिसियों पर एजेंट को 30 से 35 तक कमीशन मिलता है। इसके अलावा बीमा एजेंट के लिए पॉलिसी के 5वें, 10वें और 15वें वर्ष में बिल्ड इन कमीशन का भी प्रस्ताव है। सर, एडा ने जो ड्राफ्ट नोट जारी किया इसमें और क्या क्या सजेस्ट किया गया, क्या स्ट्रक्चर बताया गया? शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि बीमा कंपनी एजेंट को कितना कमीशन देती है इसका सीधा असर बीमा कंपनी के अपने कारोबार और उत्पाद की लागत पर भी पड़ता है और इसके साथ उसका असर बीमा लेने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है क्योंकि उस हिसाब से उसे लागत दी जाती। IRDAI पिछले 2-3 साल से इस जद्दोजहद में थी कि किसी तरह वो बीमा कंपनियों को एक आदर्श ढांचा बनाकर दे सके जिसमें एक समान एकरूपता आ सके कि कौन सी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की कंपनी किस तरह से अपने कमीशन बांटेगी। हम और आप सामान्य लोग जो बीमा खरीदते हैं उन्हें पता भी नहीं है, उनके पास इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जो बीमा खरीद रहे हैं उसमें एजेंट को मिलने वाला कमीशन कितना होता है। पहले मोटे तौर पर समझें कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो अपने इस प्रस्ताव में जो कमीशन का स्ट्रक्चर तय किया है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी था कि जब आप बीमा पॉलिसी खरीदें तो आपको पता रहे कि आप कितना कमीशन दे रहे हैं। 2 अलग अलग पैमाने रखे हैं। जनरल इंश्योरेंस के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर तय किया गया है कमीशन का और लाइफ इंश्योरेंस में कंपनियों को थोड़ी छूट दी गई है, एक किस्म की फ्रीडम दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जिसके आधार पर वो अपने कमीशन को तय कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर
फर्स्ट ईयर का प्रीमियम की कैपिंग 2% कर दी गई है। जो ग्रुप फंड बेस्ड पॉलिसीज़ हैं उन पर 1% कर दी गई है, और जो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज़ हैं उन पर अधिकतम कैपिंग 20% की कैपिंग कर दी गई है, और रिन्यूअल प्रीमियम पर 10% का कमीशन मिलेगा। ये स्ट्रक्चर तय किया गया है। IRDAI ने यह कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जिनके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो लिमिट्स तय की गई हैं उससे 70% से नीचे हैं, वो अपने कमीशन स्ट्रक्चर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी अपने कमीशन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। लेकिन जिनके खर्च प्रिस्क्राइब लिमिट के 70% से ज़्यादा हैं, उन्हें इन सख्त कैपिंग्स का या इन सीमाओं का पालन करना पड़ेगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो नियम तय किए गए हैं उस हिसाब से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ और अलग अलग पॉलिसीज़ पर 2% से लेकर 7% तक का प्रीमियम तय कर सकती हैं। ये नियम IRDA ने तय किए हैं और इसका असर हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर आने वाले समय में दिखाई देगा। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी ज़रूरत शुभम इस बात को लेकर थी कि इंश्योरेंस जैसा हमने शुरुआत में कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा कमीशन देने में जाता है, और रिजर्व बैंक IRDAI ने जब पिछले दिनों में बैंक में इंश्योरेंस कंपनियों के एक्सपेंस मैनेजमेंट की लिमिट्स तय की थी और ये कहा था कि बीमा कंपनियां एक निर्धारित सीमा से अधिक मैनेजमेंट पर खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी लागत बीमा खरीदने वाले व्यक्ति के पास या तो पॉलिसी की प्राइस में या प्रीमियम के प्राइस में जोड़कर आती है। तभी यह बहस शुरू हुई थी कि अब कमीशन की प्रक्रिया भी एक समान रूप में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि कमीशन को लेकर कई कंपनियां और उनके बीच में काफ़ी कंपटीशन था। उस कंपटीशन में अलग अलग तरीके से कमीशन ऑफर भी किए जाते थे बीमा कंपनियों में। तो इसलिए भी नियामक की ये जिम्मेदारी थी कि इस प्रक्रिया को बदले। मौजूदा परिस्थिति जो अभी स्थिति है उसमें पहले साल के प्रीमियम पर 40% तक कमीशन दिया जाता है, इस लेवल तक। यानी मान लीजिए पहले साल का प्रीमियम अगर आपका 1,000 रुपये है तो उसका 40% हिस्सा सीधे बीमा एजेंट को कमीशन के तौर पर चला जाता है। सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मौजूदा कमीशन है वो 2% से 7.5% अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। तो ये जो गफलत थी, कई तरीके के स्लैब थे और कई तरीके के प्रीमियम रेट्स थे, इन्हें ठीक करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये नया प्रस्ताव रखा है। सर, फायदे क्या? पारदर्शिता आएगी, आपकी बात समझ के मुझे लगा एक तो पारदर्शिता आएगी, और क्या क्या फायदे होंगे? 2-3 बड़े फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि बीमा कंपनियों को अब काफ़ी फ्रीडम मिलेगी अपने खर्च के हिसाब से कमीशंस तय करने में, और इसलिए यदि जो बीमा कंपनियां अपने एजेंट के कमीशन को सीमित कर सकती हैं, वो शायद ऐसा नियामक मानता है कि अपनी पॉलिसीज़ को सस्ता कर सकती हैं, पॉलिसीज़ में मिलने वाली सुविधाओं को लोगों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से दे सकती हैं, और कॉस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डिंग कम हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होने के बाद बीमा कंपनियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, क्योंकि कोई कंपनी दूसरे एजेंट की तुलना में ज़्यादा कमीशन नहीं देगी। और तीसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खरीदार को, ग्राहक को ये पता रहेगा कि वो जो पॉलिसी जो पॉलिसी पर प्रीमियम दे रहा है उस पर कमीशन कितना है, और बल्कि पॉलिसी नोट पर ये बात अब लिखने का आदेश भी जारी हो गया है कि उसमें एजेंट का कमीशन कितना है, एजेंट को कितना कमीशन दिया जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके एजेंट को, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको पता नहीं कि इतना कमीशन आपको देना पड़ता है, या आप बाकी भी कोई सामान खरीदते हैं तो जो कमीशन है वो एक किस्म का फीस है और वो उसकी कॉस्ट में बिल्ट होती है, तो ग्राहक को पता होना चाहिए। तो तीनों तरह से नियामक ने इस स्ट्रक्चर को पारदर्शी करने की कोशिश की है। सर, सबसे बड़ी कंपनी है LIC, उसके कामकाज पर कैसे असर LIC पे सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, क्योंकि LIC में अभी जो कमीशन का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारी अलग अलग पॉलिसीज़ पर 15 से 35% तक का कमीशन दिया जाता है LIC एजेंट्स को ये जब ये IRDAI का प्रपोजल आया और उसके बाद LIC चूँकि लिस्टेड कंपनी है तो LIC के कामकाज की समीक्षा शुरू हुई, और उस मामले में MK ग्लोबल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वह बताती है कि LIC के अलग अलग प्रोडक्ट पर 15 से 35% का कमीशन दिया जाता है, जबकि 3 से 7% का कमीशन एजेंट्स को एडिशनल रिवार्ड के तौर पर मिलता है, अतिरिक्त रिवार्ड के तौर पर मिलता है। अब जबकि, और इसके अलावा रिन्यूअल्स पर कमीशन मिलता है। अब जबकि 20% की मैक्सिमम रेगुलर प्रीमियम पर कैपिंग आ गई है जो IRDAI ने तय की है, तो अब LIC को अपने कमीशन के ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अब
पूरे उद्योग के लिए एक समान नियम तय हो गए हैं। तो LIC के एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन में इस नए फैसले के लागू होने के बाद जब भी ये नोटिफाई होगा तो उनके को मिलने वाले कमीशन में कमी आ सकती है। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से राहत पैकेज मिलने की राह आसान होती नजर आ रही है। सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान में निवेश का फैसला किया, जिस वजह से पाकिस्तान को IMF से राहत पैकेज मिलने की संभावना मजबूत हो गई है। इस महीने के अंत में IMF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें राहत पैकेज को मंजूरी का फैसला लिया जाएगा। सर, कौन कौन मदद दे रहा है पाकिस्तान को, कितनी मदद दे रहा है? पाकिस्तान श्रीलंका के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने कर्ज संकट को संभालता दिखाई दे रहा है। हमने कल श्रीलंका पर बात की थी और श्रीलंका के दो जो बड़े क्रेडिटर हैं, जापान और चीन, उन्होंने श्रीलंका को कोई अभी मदद देने या कर्ज से राहत देने की बात नहीं कही है। और यही वजह है कि IMF असमंजस में है कि वो श्रीलंका को बेल आउट दे कि नहीं दे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक पेशबंदी का बखूबी इस्तेमाल किया है। करीब $2 बिलियन की मदद कतार के वेल्थ फंड से मिल गई है, $1 बिलियन की मदद सऊदी अरब से आ गई है और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड अरब अमीरात ने कई सारे सेक्टर्स में किया है। इसके अलावा डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी का कवर दिया है सऊदी अरब ने, जो $1 बिलियन का कवर है। उसमें नहीं तेल के लिए पेमेंट में लंबे समय तक पेमेंट करने की सुविधा पाकिस्तान को मिलेगी। और ये जो $3-4 बिलियन की व्यवस्था जुटा ली है पाकिस्तान ने 29 तारीख की बैठक से पहले, ये पाकिस्तान का पक्ष मजबूत करेगी IMF के बोर्ड की मीटिंग में। ऐसा माना जा रहा है कि शायद 29 तारीख की बैठक में पाकिस्तान के लिए उस पैकेज का अप्रूवल हो जाएगा। और ये भी संकेत दिए गए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि अगर ये मंजूरी हो गई तो 1 हफ्ते के भीतर ये पैसा पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में आ जाएगा। और इसके बाद हमने जब ये संभावनाएं बनती देखी तो पाकिस्तान के डिफरेंट वित्तीय बाज़ारों में, अलग अलग वित्तीय बाज़ारों में थोड़ी सी बेहतरी भी हमें दिखाई दी। हालांकि पाकिस्तान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आज पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। वहाँ बाढ़ की वजह से 937 लोग की मौत हो गई, जिसमें 343 बच्चे और करीब बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं रह गई। तो ये बड़ा संकट पाकिस्तान के सामने एक और इस समय आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान के पास एक और बड़ी समस्या ये है कि ये सारी सहायता जो अभी आई है और जो पाकिस्तान को IMF से पैसा मिलेगा, वो भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में थोड़ी मदद करेगा। करीब पाकिस्तान का फरवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो अब घट के $7 बिलियन के आसपास आकर खड़ा हो गया। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को 1-2 पैकेजेस की, बेल आउट पैकेजेस की और ज़रूरत होगी। और इस बीच बाढ़ के कारण, जैसा शुभम ने आपको बताया, अर्थव्यवस्था में, बाकी उत्पादन गतिविधियों में भी पे जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। लेकिन कर्ज की व्यवस्था के मामले में ऐसा लगता है कि शायद IMF इस बार पाकिस्तान की बात सुन लेगा, ऐसा पाकिस्तान की सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, लेकिन उससे पहले रविवार को सुबह 11:15 बजे हर हफ्ते की तरह मैं लेकर आऊंगा इकोनॉमिकम। सर, क्या मुद्दा होगा जिस पे चर्चा होगी? इस बार का इकोनॉमिकम हमने जैसा वादा किया था जब हम लिथियम की बैटरी की चर्चा कर रहे थे, इस बार का इकोनॉमिकम कोयले की वापसी पर है। क्या पूरी दुनिया जिस कोयले को पीछे छोड़ आई थी और जिसे धुआं और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला बताया गया था, क्या वो वापस लौट रहा है? और वो कैसे वापस लौट रहा है? क्या हो रहा है कोयले की दुनिया में? कैसे बढ़ रही है कोयले की मांग? क्यों रिकॉर्ड कीमत पर है कोयले की कीमतें? रिकॉर्ड लेवल पर है कोयले के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव। भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं इस बदलते कोयले की डिमांड से कैसे सामना करेंगी? कैसे एक ही दशक में कोयले को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया, हम जानेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। बिल्कुल, किंग कोल की वापसी की पूरी कहानी इस बार के इकोनॉमिकम में आपको पता चलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में होगी। नमस्कार।